तो नमस्कार नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर धर्मेंद्र सिंह। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से आज हम एक टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। थोड़ा सा टर्म आपको अजीब लगेगा, ये क्या क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू है। Quantum mechanics actually is a branch of science which deals with the two aspects. One is the dual nature of radiation. एक तो आप इसमें पढ़ते हैं dual nature of radiation को, और दूसरा बहुत पॉपुलर टॉपिक है दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो चीज़ें हम लोग जो है क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। एक्चुअली दीज टू टॉपिक्स लेड द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यही वो दो टॉपिक हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन ले किया। और जिसमें डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वेरी पॉपुलरली नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसमें हम मेनली जो पढ़ते हैं वो डी ब्रोगली इक्वेशन को पढ़ते हैं। अब दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन में एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, जिनके बगैर एटॉमिक स्ट्रक्चर की कल्पना करना या उसके स्ट्रक्चर को इमेजिन करना असंभव है। अगर हम कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली इक्वेशन नहीं समझते या हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली एटम होता क्या होगा। सी, हम सब लोग इस दुनिया को दो तरीके से देखते हैं। एक तो देखने का तरीका हमारी आंखें होती हैं, हम अपनी आंखों से ही इस पूरी दुनिया का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पूरी दुनिया कैसी दिखती होगी। तो जो भी शेप है, साइज़ है, आकार है, जो कुछ भी हम समझते हैं वो आँखों से समझते हैं। बट एक तरीका और होता है चीज़ों को देखने का, दैट इज़ योर इमेजिनेशन। आप अपनी कल्पना से भी किसी चीज़ को देखते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम हों चाहे आप हों, या जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, या जो भी हैं, जो साइंटिफिक इनोवेशन या इन्वेंशन है वो बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका पावर ऑफ इमेजिनेशन क्या हो रहा होगा। हर व्यक्ति चीज़ों को अपने इमेजिनेशन से, उस कल्पनाओं से साकार रूप में समझने की कोशिश करता है। जो सामने दिखता है वो चीज़ अलग होती है। एग्जैक्टली जो चीज़ें हमें देखने में आती हैं वो वास्तविकता में वैसी नहीं होती हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। या जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं नेकेड आइज से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकती या नहीं एग्जिस्ट करती हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आइज बट वी ऑब्जर्व देम बाय अवर इमेजिनेशन। किसी भी साइंस के स्टूडेंट्स का अगर पावर ऑफ इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है, दमदार है, तो उसके लिए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ईजी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी में इमेजिनेशन की पावर ना हो, कल्पनाओं को करने की पावर ना हो, यहाँ इमेजिनेशन से मतलब हमारा वो नहीं कि जो दिन में आप ख्वाब देखते हैं लाइक दैट। यहाँ इमेजिनेशन से मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्रिएटिवली दिमाग में ही महसूस करना, दैट्स कॉल्ड इमेजिनेशन। तो ये चीज़ें सबसे पहले मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो देखने में आई, वो इनिशियल जो थ्योरीज थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उनके बाद से है। यानी कि डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल है या यूज़फुल है बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद। बोर्स एटॉमिक मॉडल के पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पहले जे थॉमसन का मॉडल। तो कहने का मतलब ये नहीं कि जे थॉमसन का मॉडल इनसिग्निफिकेंट है उस टाइम के हिसाब से या उनके समय के हिसाब से, दैट वाज इम्पॉर्टेंट। बट एज द टाइम चेंज, हमें फर्दर नॉलेजेस या फर्दर इन्वेंशंस या जो डिस्कवरीज हैं वो सामने आई, तो जे थॉमसन का मॉडल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट रहा। बट उसकी जगह जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था रदरफोर्ड का, उसने लिया। रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट भी एक टाइम तक वैल्यूएबल था, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसको ही वहीं से शुरुआत की जाती है। बट रदरफोर्ड के बाद जब नील्स बोर ने अपने कॉन्सेप्ट को लेके आया, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो जब नील्स बोर ने अपना बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया, तो दैट वाज अ फाइन अल्ट्रा वंडरफुल एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन किया वो नील्स बोर ने किया। लेकिन उसके बाद भी हमें दुनिया को हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझने लगे थे। यहाँ सबसे पहला जो वंडरफुल तरीका हमें देखने को मिलता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में मिलता है। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम ना करके हम सीधे से पॉइंट पे आते हैं और बताते हैं कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है या डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है एग्जैक्टली।
डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से मतलब ये है कि जो नॉर्मली रेडिएशन होती है उनका जो बिहेवियर होता है वो दोनों तरह का बिहेवियर होता है। वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी व्यवहार करता है। अब देखिए पार्टिकल लाइक बिहेवियर एंड वेव लाइक नेचर दोनों को अब आप वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप रिकॉल कर सकते हैं तो इट डायरेक्टली एक्सप्लेन्स यू द पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ अ वेव। किसी भी वेव का जो पार्टिकल लाइक नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्टिकल लाइक नेचर है, उसको एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली वेव लाइक नेचर हम पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ का एक वेव लाइक नेचर भी हो सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका आकार, प्रकार या साइज किस तरह का है। हर एक मूविंग बॉडी में दोनों तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल लाइक नेचर भी होता है और वेव लाइक नेचर भी होता है। बट समझने की केवल इसमें बात यह है कि ये उनमें जो मैग्नीट्यूड है वेव लाइक नेचर का या पार्टिकल लाइक नेचर का वो क्या है, ये डिपेंड करता है साइज पे। कोई भी बहुत छोटे साइज का पार्टिकल, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है दैट वाज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। डी ब्रोगली का मतलब उन्हीं से था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है वेव लाइक नेचर शो करते हैं, कि पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करते हैं और वेव लाइक नेचर भी शो करते हैं। तो जो डी ब्रोगली का इक्वेशन है वो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स या जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, उन पे अप्लाई होता है। अब डी ब्रोगली ने एक्चुअली क्या है कि डी ब्रोगली के टाइम तक आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्वेशन जो है, जिसको आप E = mc² के नाम से जानते हैं, जो मिराकुलस इक्वेशन है E = mc², उसको यूज़ करके, और डी ब्रोगली ने इस्तेमाल किया प्लैंक्स का जो क्वांटम थ्योरी है, उसको आप पढ़ते हैं जो E = h न्यू। डी ब्रोगली ने दोनों को एक साथ ले लिया, यानी कि एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट हैं, E = h न्यू एंड E = mc²। दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल किया और अपना एक इक्वेशन तैयार किया। देखते हैं कैसे किया डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने यूज़ किया प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, है ना। प्लैंक्स ने, याद है आपको कि क्या कहा? प्लैंक्स ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स ने वेव को या लाइट की जो एनर्जी है या लाइट को क्या माना? पार्टिकल माना। लाइट के जो यूनिट है वो क्या कहलाती है? फोटोन कहलाती है। द यूनिट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन, और उस फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज क्वांटम, है ना। तो मान लीजिए ये लाइट बीम है, इस तरह से ये लाइट इस तरह से छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में चल रही है। तो अगर हम इसकी एक यूनिट को कंसीडर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है? क्वांटम है। तो प्लैंक्स ने क्या कहा था कि भाई कोई भी लाइट बीम जो होती है दैट्स नॉट अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट इज डिसकंटीन्यूअस। और डिसकंटीन्यूअस है तो इसकी एक यूनिट है, और यूनिट क्या है? दैट इज कॉल्ड फोटोन। और फोटोन की जो एनर्जी है इज क्वांटम। तो एनर्जी क्वांटम E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड E इज इक्वल टू h न्यू। एक बात, राइट, ये इक्वेशन एक हो गई। यहाँ तक ये क्या बात है? ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लैंक्स के हिसाब से कोई भी रेडिएशन क्या है? एक पार्टिकल है। कोई भी लाइट की जो रे है वो क्या है? वो एक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो दिस इज व्हाट द पार्टिकल नेचर ऑफ अ वेव या पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ अ रेडिएशन। हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से किसी भी लाइट रेडिएशन के पार्टिकल लाइक नेचर को समझा, E = h न्यू। अच्छा, इसी टाइम में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम पढ़ा, दैट इज, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम समझे कि पार्टिकल लाइक नेचर को एक्सप्लेन करता है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन। अब आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या है? आइंस्टाइन्स एनर्जी इक्वेशन, ये बताने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी को पता होगा, E = mc²। तो अब हमारे पास में दो इक्वेशन सामने हैं। एक तो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी E = h न्यू, और दूसरा क्या है? E = mc²। दोनों इक्वेशन हमारे सामने हैं। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, भाई प्लैंक्स कहते हैं कि प्लैंक्स के हिसाब से एनर्जी ये है और आइंस्टीन के हिसाब से एनर्जी ये है। तो डी ब्रोगली ने क्या किया? दोनों की एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्सेप्ट में अप्लाई किया, और अप्लाई करके क्या लिया? दोनों इक्वेशन को एक साथ लेने के बाद यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन अगर हम यूज करें तो क्या बन जाता है? ये h न्यू = mc², राइट। अब न्यू इक्वल टू, चूंकि हमको मालूम है कि न्यू इक्वल टू क्या होता है? c/λ। तो क्या बन गया इक्वेशन? hc/λ = mc²।
राइट। अब अगर हम c से ये c कैंसिल कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। ये इक्वेशन जो है दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब मेन यहाँ पे बात क्या फंस जाती है कि जब लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc डी ब्रोगली ने दिया तो इसमें जो इस्तेमाल होने वाली एब्रिविएशन है उसमें लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा रिफर्स टू वेवलेंथ, है ना। ये क्या है, ये वेवलेंथ है। h इसमें जो है वो क्या है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द बॉडी, m मास, लेकिन यहाँ मास ऑफ जो बॉडी हम कह रहे हैं वो एक्चुअली जनरल बॉडी की बात नहीं है। हम कह सकते हैं मास ऑफ द बॉडी, बट डी ब्रोगली के हिसाब से अगर हम देखें उसने जो बात बताई यहाँ मास ऑफ उन पार्टिकल से था जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट थे। मास ऑफ बॉडी जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके मामले में कहा। तो डी ब्रोगली ने जो बात कही, डी ब्रोगली इक्वेशन या डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल जो हम पढ़ते हैं वो किसके मामले में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मामले में। और c जो यहाँ टर्म वो इस्तेमाल कर रहे हैं, c इज व्हाट, द जनरल वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो किसको रेफर करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को रेफर करती है ना। तो अब एक बात बताइए कि हम नॉर्मली अपनी लाइफ स्टाइल में जैसे देखें या आप अपनी लाइफ स्टाइल में देखिए कि आपको कितने टाइम अभी तक लाइट की वेलोसिटी से वास्ता रहा होगा, या हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कब आपने ऑब्जर्व किया होगा, कब देखा होगा आपने, कब आपकी ज़िंदगी में ये आएंगे, कब आपको दिखाई देंगे भाई ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये प्रोटॉन जा रहा है। ऐसा ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल में देखने को नहीं मिलता है ना। लेकिन डी ब्रोगली कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वेलोसिटी होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है। ये सब चीज़ें देखिए ऐसा है, वो इस्तेमाल बोलने में ठीक है, बट जब तक कोई चीज़ हम लोगों के जीवन में एप्लीकेबल ना हो, जब तक हम उसको अपने जीवन में महसूस ना करते हो, तब तक उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझते। हमें उसी चीज़ का महत्व है जो चीज़ हमारे जीवन में कहीं काम आती है, हमारे जीवन में कहीं उपयोग में आ रही हो तो वो चीज़ हमारे काम की। अगर वो हमारे जीवन में कहीं अप्लाइड ही नहीं है तो क्या काम की। तो डी ब्रोगली ने एक काम किया कि भाई यहाँ जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं उसको मास ऑफ जनरल बॉडी करते हैं, और c जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको जनरल वेलोसिटी कर देते हैं, c इज इक्वल टू v। तो इक्वेशन बन जाती है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू, नाउ द इक्वेशन बिकम लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। ये इक्वेशन जो है ये अपन के, नाउ दिस इक्वेशन इज यूजफुल। क्यों, क्योंकि अब हम हर मूविंग बॉडी पे ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि मूविंग बॉडी तो कुछ भी हो सकती है, मूविंग बॉडी लाइक अर्थ एंड मूविंग बॉडी लाइक इलेक्ट्रॉन। मूविंग बॉडी अर्थ भी है और मूविंग बॉडी कोई इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है। अब मूविंग बॉडी लाइक अर्थ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इट हैज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ घूमने वाली जो बॉडी है दैट इज इलेक्ट्रॉन, राइट। इसी का मिलता जुलता एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि दिस इज द सन इन अ स्टेशनरी पोजीशन एंड द मूविंग बॉडी अराउंड द सन इज लाइक अर्थ। यहाँ जो घूमने वाली बॉडी है वो क्या है, अर्थ है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने रदरफोर्ड से पढ़ा और ये कॉन्सेप्ट तो सोलर सिस्टम में हमें सबको मालूम है। तो सवाल ये आता है क्या हम ये डी ब्रोगली इक्वेशन अगर कॉन्सेप्ट सेम है तो दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा, अगर हम ई जैसे कंपैरिजन करें कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि किसी भी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा लैम्डा की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितना ज्यादा लैम्डा की वैल्यू कम होगी उसका ऑब्जर्वेशन उतना ही मुश्किल होगा। यानी कि अगर हम ये कॉन्सेप्ट इस पे लगाते हैं, मान लीजिए या इस पे लगाते हैं, मास पे लगाते हैं, तो ई यानी कि इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करते हैं, तो दिस कैन बी अप्लाइड ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्या है, हम ये इक्वेशन इस कॉन्सेप्ट पे तो अप्लाई कर सकते हैं बट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन दिस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा होने से लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ मास बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का, तो लैम्डा की वैल्यू ऑब्जर्व हो सकती है। तो दैट्स व्हाई जनरली डी ब्रोगली इक्वेशन इज अप्लाइड on a very fundamental particle, the smaller bodies like electron, proton and neutron, but cannot be applied on the moving bodies like earth. इवन ये मान लीजिए कि अगर आप क्रिकेट की बॉल को भी ऑब्जर्वेशन में लेते हैं कि भाई क्रिकेट की बॉल भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है,
तो उस पर क्या हम डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप इक्वेशन अप्लाई करिए, बट उसकी जो वैल्यू आएगी लैम्डा की, उसका ऑब्जर्वेशन मुश्किल होगा। दैट्स व्हाई डी ब्रोगली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लार्जर बॉडीज like the cricket ball, the tennis ball and the earth which is revolving around the sun, but can be applied on the fundamental particles like electrons which is revolving around the nucleus. So this equation lambda is equal to h upon mv is the de Broglie equation which is widely used in the atomic structures and from board of point of view से अगर अभी आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन इस इक्वेशन से पूछे जाते हैं। तो डी ब्रोगली इक्वेशन में हम ये समझते हैं कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? ये उन रेडिएशन के बारे में है जो दोनों तरह से व्यवहार करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो वेव की तरह भी काम करती है और पार्ट की तरह भी व्यवहार होता है, उसको तो दोनों तरह का व्यवहार होता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। दिस इज कॉल्ड द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये चीज जो है इस इक्वेशन से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। यही इक्वेशन जब सामने आई तो इक्वेशन के बाद हाइजेनबर्ग ने एक इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट दिया कि नॉर्मली देखिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम हो या आप हो, उन्हीं चीज़ों को सच मान लेते हैं जो चीज़ें हमें देखने में आती हैं। या किसी भी चीज़ की अगर बात हो रही है तो हम ये चाहेंगे कि भाई वो देखने को भी मिल जाए, हम उसका ऑब्जर्वेशन भी कर पाएँ, अपनी आंखों से उसको देख पाएँ। तो हाइजेनबर्ग ने क्या है, उसी इलेक्ट्रॉन को दिखाने की कोशिश की। कैसे, इसको समझिए। हाइजेनबर्ग क्या कह रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ये इसका जो है इलेक्ट्रॉन है। तो अब हाइजेनबर्ग कह रहा है कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को देखना है या इस पूरी दुनिया को हमें ये इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो किसी भी चीज को देखने का कॉन्सेप्ट क्या है, फिजिक्स से आप समझ के आए हैं कि जनरली जो सोर्स होता है लाइट का, फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट कम्स and falls onto the object, and after falling on the object it reflects like in a photoelectric effect कि सोर्स से लाइट आएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकराने के बाद वो वापस जाती है। अगर वापस जाती हुई लाइट का ऑब्जर्वेशन या वापस जाती हुई लाइट किसी भी ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचती है तो उसको उस ऑब्जेक्ट को देखने में आ जाता है कि वो उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। जैसे ऐसे मान लीजिए कि अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या होगी कि सोर्स से कहीं से लाइट आ रही है, हमसे टकराई, टकराने के बाद लाइट आप तक पहुंची, तो इसलिए हम आपके पास ऑब्जर्वेशन में है ना। लेकिन अगर कोई सोर्स से लाइट आ रही है और हमसे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट ना होकर हमारी बॉडी से पास हो जाए, पूरी की पूरी लाइट पास हो रही है, अगर 100% लाइट पास हो रही है तो आई एम नॉट देयर, आई एम देयर बट आई एम नॉट इन ऑब्जर्वेशन। हम हैं लेकिन हम आपको ऑब्जर्वेशन में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारी लाइट जो सोर्स से आ रही है वो टकराने के बाद हमारे शरीर से पास होके जा रही है। जैसे आप देखते होंगे कोई अल्ट्रा फाइन ग्लास है, दरवाजा लगा हो कोई ग्लास का और बहुत क्लीन दरवाजा है, लाइट कहीं से भी आ रही हो, चाहे अंदर से बाहर जा रही हो या बाहर से अंदर जा रही हो, पूरी की पूरी लाइट अगर पास हो रही है तो जो फर्स्ट टाइम उस दरवाजे से होके जाएगा ही में और सी में कंफ्यूज कि वेदर यहाँ पे दरवाजा है भी कि नहीं है, हो सकता है आप दरवाजे से टकरा जाए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो होती है उस दरवाजे से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, सीधी पास हो जा रही है। तो अगर किसी चीज़ से लाइट पास हो जाती है पूरी की पूरी तो उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ से लाइट टकराए, टकराने के बाद सम अमाउंट ऑफ द लाइट मस्ट रिफ्लेक्ट दैट। तो क्या करना है हमें? बस सोर्स से लाइट लेना है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें देखना है। तो देखने के लिए क्या करें भाई, हमें सोर्स से लाइट चाहिए, चलिए ठीक है, सोर्स से ये लाइट आ भी गई है ना, चलिए इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो टकराने के बाद कुछ लाइट वापस होगी। अब चूंकि देखने का नज़रिया ये है कि हम लोग जो एवरेज साइज की चीज़ें होती हैं उनको तो देख पाते हैं, लेकिन अगर बहुत महीन चीज़ें हैं, कोई बहुत फाइन चीज़ें हैं तो हम उन चीज़ों को अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हमारी आंखों की क्षमता है एक निश्चित आकार प्रकार की चीज़ों को ही हम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो थैंक गॉड जेकेरियस एंड जॉनसन, नॉल एंड रसुका, जिन्होंने कुछ डिवाइसेस ऐसी जनरेट कर रखी हैं जिनसे हम चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। दैट डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। नो डाउट आप माइक्रोस्कोप पढ़ते होंगे, उसका काम क्या है? किसी भी चीज़ को साइज में बड़ा कर देना। तो जब साइज में बड़ा करता है तो बस हमें एक ऐसी डिवाइस लगा लेनी है, एक ऑब्जर्वर चाहिए हमें। तो चलिए हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ये उस ऑब्जर्वर की आंख है, इसका काम क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को देखना है। अब ऑब्जर्वर की समस्या ये है कि वो इसको देख नहीं सकता, तो हमने क्या कर दिया, एक माइक्रोस्कोप का ये इंतजाम भी कर दिया, ये माइक्रोस्कोप भी लगा दिया, ऑब्जर्वर को बस इससे देखना है। लाइट यहाँ से आएगी और अगर माइक्रोस्कोप से होके
इस ऑब्जर्वर की आंख पे पहुंच जाएगी तो इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देखना है तो इस तरह से देख सकता है। दिस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ये सब क्या हो रहा है, एक इमेजिनेशन है। हमने एटम ले लिया, एटम का स्ट्रक्चर बना लिया, सोर्स से लाइट आ भी रही है, ऑब्जर्वर भी हमारा तैयार है ये आंख लगा के, और उसके पास माइक्रोस्कोप भी है उस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए। अब देखिए हाइजेनबर्ग ने इसमें ये सब कर लिया, ये सारा इंतजाम कर लिया, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन देखने में नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसका रीजन समझिए। हाइजेनबर्ग ने दो तरह की लाइट का इस्तेमाल किया। एक तो लाइट ऐसी इस्तेमाल की जिसकी वेवलेंथ कम थी, कम वेवलेंथ की लाइट। वेवलेंथ आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैक्सिमम हाइट और डेप्थ, क्रेस्ट एंड ट्रफ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। तो एक ऐसी जिसकी वेवलेंथ हाई है, हाई वेवलेंथ या लो वेवलेंथ, मतलब ऐसे कर लीजिए लो वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल की, लो वेवलेंथ ऐसी लाइट इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी एक लाइट कैसे इस्तेमाल करेंगे, हाई वेवलेंथ की लाइट, लाइट ऐसे इस्तेमाल करें जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो हाई वेवलेंथ, दो तरह की लाइट, हाई वेवलेंथ। अब इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स भी है। फ्रॉम द एंगल वी आर इनटू ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अगर कम वेवलेंथ की लाइट है तो कम वेवलेंथ की लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है, वेलोसिटी हाई होती है। अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा वेलोसिटी की लाइट जब इस तरह से आएगी तो आने के बाद इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, और टकराएगी तो हाई वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो इसकी जगह बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, इसकी पोजीशन का पता नहीं चलेगा। और जब तक हमें देखिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक है मोमेंटम और दूसरा है पोजीशन। तो दो चीज़ें हमेशा नोटिस में रखिए। एक तो क्या नोटिस में रखें, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें क्या श्योर करना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ा, क्या श्योर करना है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। दूसरी चीज हमें क्या सिक्योर करनी है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें ये दो चीजों को श्योर करना पड़ेगा। जब तक हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को श्योर नहीं करते हैं तब तक हम इस इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता। दोनों चीजों का जानना जरूरी है, ध्यान रखिए। तो अब हमने हाइजेनबर्ग ने क्या किया है, हाइजेनबर्ग ने इस्तेमाल किया है लो वेवलेंथ की लाइट का। इस वेवलेंथ की लाइट की वेलोसिटी है ज्यादा। अब ज्यादा वेलोसिटी से लाइट आई, इस इलेक्ट्रॉन से टकराई तो टकरा के इलेक्ट्रॉन की जगह बदल गई, है ना। तो जब तक हमें भाई मान लीजिए अगर हम इसकी पोजीशन को सही करना है हमें, तो वेवलेंथ हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। भैया पोजीशन ना बदले उसकी, है ना, पोजीशन ना बदले, और या इसका जगह ना बदले इसकी, है ना। तो क्या है, हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। जब बढ़ाना है हमें तो चलिए ठीक है, हमने क्या किया भाई, ये ज़्यादा हाई स्पीड से ना टकराए, इससे हाई वेलोसिटी से ना टकराए, तो हमने वेवलेंथ को क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। हाई वेवलेंथ का मतलब से इससे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी लो हो जाएगी। तो जब लो वेलोसिटी की हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह से, तो फिर ये इससे टकरा ही नहीं रही है। तो अगर हाई वेलोसिटी करते हैं तो लाइट इससे टकराती नहीं है, कम वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों बदल जाते हैं। तो समस्या क्या है कि अगर हम एक चीज को अनसर्टेन कम करते हैं, पोजीशन अगर अनसर्टेन कम करते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, और अगर मोमेंटम को अनसर्टेन करते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। यही प्रिंसिपल जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाया। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल कॉल्ड, दिस कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने कहा इट इज इम्पॉसिबल, स्पष्ट कह दिया उसने कि भाई ये असंभव है कि हम किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और मोमेंटम को मैक्सिमम सर्टेनिटी के साथ में कैलकुलेट कर पाएं। इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व या मेजर the position and momentum of the electron with a minimum uncertainty। अगर हम एक चीज़ में अनसर्टेनिटी कम करते हैं, अगर हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम ऑब्जर्व होती है तो अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम इंक्रीजेस, और अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम करते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। ये जो प्रिंसिपल है दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। अब हाइजेनबर्ग ने क्या किया, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया। हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर डेल्टा एक्स, इफ डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर अनसर्टेनिटी जो पोजीशन की है वो क्या है, डेल्टा एक्स है, एंड डेल्टा पी
इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसमें ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये एक इक्वेशन बना ली, क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब चूंकि हमको मालूम है कि मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी, मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू m इंटू वी, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा m इंटू या m v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब चूंकि हमें मालूम है कि किसी भी बॉडी का मास तो बदलता नहीं है, ये तो कांस्टेंट रहता है, तो हम मास को पहले ले लेते हैं। तो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v, m डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो m इस साइड ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी।